गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर 12 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार को सीमित बनाना। कई परिवारों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सदस्य रहते हैं, जिसमें 7, 8, 10, 12 सदस्य रहते हैं। तो ऐसे में जो जनसंख्या वृद्धि है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, और उसी जनसंख्या वृद्धि के कारण कई तरह की जो समस्याएं हैं निरंतर रूप से हमारे सामने आती जा रही है। उसी को देखते हुए हमारे यहाँ पर जैसे कि पूरे विश्व में देखा जाए तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सीमित परिवार को बढ़ावा देने की और जागरूकता फैलाई जा रही है, और सीमित परिवार बनाए रखने के लिए दंपतियों को जो है जागरूक किया जा रहा है, ताकि जो जनसंख्या वृद्धि है उसको रोका जा सके। अब अगर परिवार नियोजन नहीं होता है तो उसके आधार पर देखें तो निरंतर रूप से जो जनसंख्या वृद्धि है बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि वाला, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश है चीन। चीन है, और भारत जो है दूसरा स्थान रखता है। अगर भारत में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि इतनी तीव्र गति से बढ़ती है कि एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया जो है उसका निर्माण किया जा सकता है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी एक वर्ष में केवल भारत में ही जनसंख्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो भारत है वो दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या वृद्धि की ओर। भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 16% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व क्षेत्रफल का मात्र केवल 2.4% ही जो है वो केवल भारत का क्षेत्रफल है। अब इसमें बढ़ती जनसंख्या के जन्म दर के क्या कारण हैं जो निरंतर रूप से बढ़ रही है, जिसकी वजह से परिवार नियोजन नहीं हो पा रहा है। तो लड़कियों में जल्दी ही, जैसे कि 13-14 वर्ष की उम्र में ही लैंगिक विकास हो जाता है, जिससे कि 13 से 14 वर्ष में होते होते युवावस्था को वो प्राप्त कर लेती है, और ऐसे में उनमें गर्भ धारण करने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि परिवार नियोजन को रोकता है और जनसंख्या को बढ़ाता है। लड़कियों को शादी 14 से 15 वर्ष में कम उम्र में कर दी जाती है, और कम उम्र में अगर देखा जाए शादी हो जाने की वजह से जो परिवार नियोजन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो परिवार है वो दर बदर बढ़ता ही जा रहा है। अशिक्षा भी एक ऐसा कारक है जो कि परिवार नियोजन को रोकती है, क्योंकि लोगों को परिवार नियोजन के तरीकों का ज्ञान नहीं होता है। परिवार नियोजन क्या है, क्यों करना चाहिए, ये उनको ज्ञान नहीं है। गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर, वे परिवार के लोग जो कि गरीबी स्तर के नीचे आते हैं या गरीब परिवार के हैं, वे ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे हम उतनी ही आय अर्जित कर सकेंगे, इसलिए वो परिवार नियोजन को नहीं अपनाते हैं, या जो परिवार नियोजन के तरीके हैं या परिवार नियोजन को अपनाने के लिए जो खर्चा आता है वो नहीं उठा पाने की वजह से भी जो उनमें देखा जाए तो परिवार नियोजन नहीं हो पा रहा है। गरीबी के कारण मनोरंजन के जो अन्य साधनों की जो कमी हो रही है, उसके कारण भी जो जन्म दर बढ़ रही है। परिवार नियोजन की संपूर्ण जानकारी का अभाव होने की वजह से भी निरंतर रूप से अगर देखें तो परिवार नियोजन जो है वो कम होता जा रहा है। धर्म के आड़े आना कि हमारे धर्म में परिवार नियोजन कराना एक जघन्य अपराध है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि परिवार नियोजन के जो तरीके अपनाए जाए तो ये एक अपराध है जिसको नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग परिवार नियोजन के तरीके नहीं अपनाते हैं। लोगों में अंधविश्वास की भावना होने की वजह से बच्चे भगवान का असीम वरदान है, ऐसा उसे लेना चाहिए, ऐसे लोगों की सोच है। तो यही सोच की वजह से वो परिवार नियोजन के तरीके नहीं अपनाते हैं, और दर बदर जो है जन्म दर बच्चों की बढ़ती ही जा रही है। गरीब परिवार में बच्चों की संख्या में वृद्धि होना, क्योंकि बच्चे बड़े होकर कमा कर लाएंगे, धन अर्जित करेंगे, ये भी लोगों की मानसिकता है, इसलिए परिवार नियोजन के जो तरीके हैं वो नहीं अपनाए जाते हैं।
लोगों में पुत्र की अत्यधिक चाह होती है। ज़्यादातर लोग पुत्र की चाह अधिक रखते हैं, और अगर उनके घर में से लड़कियों की जन्म दर है ज़्यादा है तो वे लोग फिर भी बार बार जन्म दर को बढ़ाते हैं और बार बार पुत्र प्राप्ति की चाह हेतु परिवार नियोजन के तरीके नहीं अपनाते हैं, जिसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो परिवार नियोजन जो है नहीं हो पाता है। परिवार नियोजन क्या है अगर देखा जाए तो परिवार नियोजन का मतलब है दंपतियों के द्वारा, यानी कि पति पत्नी के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को जन्म देकर परिवार को सीमित रखने के लिए योजना तैयार करना, ताकि जो दंपति है अपनी इच्छा अनुसार 1 या 2 ही बच्चे को जन्म दे और अपने परिवार को जो है सीमित बनाए, और जिससे कि परिवार का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं संवेगात्मक और रूप से सुखी, संतुष्ट रह सके और प्रसन्न रह सके। यानी कि दंपति ही चाहे तो अपने परिवार को सीमित बना सकता है, और सीमित परिवार के आधार पे वो जितने भी सुख वगैरह है वो सारे के सारे प्राप्त कर सकता है। परिवार नियोजन के द्वारा क्या होता है, जैसे कि परिवार नियोजन के द्वारा जब तक दंपति ना चाहे तब तक बच्चे के जन्म पर रोक लगा सकता है। 2 बच्चों के बीच में मनचाहा अंतर रखा जा सकता है, जैसे कि 3 साल का अंतर रखा जा सकता है। अगर माँ का स्वास्थ्य कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में माँ गर्भधारण ना करे और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकती है, क्योंकि कमज़ोर स्वास्थ्य वाली माता अगर बच्चे को जन्म देती है तो माता के स्वयं के लिए और शिशु के लिए दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है, दोनों की मृत्यु भी हो सकती है, या जो बच्चा जन्म ले रहा है वो बच्चा कुपोषित हो सकता है, यानी कि वो भी शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। अवांछित संतान की उत्पत्ति पर रोक लगाई जा सकती है अगर माँ कोई भयंकर संक्रामक रोग से ग्रसित है, यानी कि कोई महिला ऐसे रोग से ग्रसित है जो कि संक्रमण के कारण फैलता है, जैसे कि एड्स वगैरह है, तो ऐसे पीलिया भी अगर रोग है, तो कोई भी इस टाइप का कोई रोग है और ऐसी स्थिति में अगर एक महिला गर्भ धारण करती है तो वो रोग बच्चे में भी होने की संभावना रहती है। एड्स वैसे हम जानते हैं कि जैसे जानलेवा बीमारी है, अगर महिला को है तो वो शिशु को होने की भी संभावना है, और ऐसी स्थिति में बच्चे की और माँ की मृत्यु होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अगर बच्चा गर्भ में ही विकलांग है तो बच्चे के जन्म पर परिवार नियोजन के माध्यम से रोक लगाई जा सकती है। परिवार में जितने बच्चे चाहे उतने ही बच्चों को जन्म दे सकते हैं परिवार नियोजन के माध्यम से, और परिवार के सदस्यों को सीमित बनाया जा सकता है ताकि परिवार का जो आकार है बहुत अधिक ना बढ़े। पहले इसका नाम अगर देखा जाए तो परिवार नियोजन था, जो कि आज बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया है। परिवार नियोजन का जो अभी नाम अगर जो बदला गया है का जो रखा गया है नया नाम, वो है परिवार कल्याण कार्यक्रम, यानी कि परिवार के कल्याण के लिए चलाई जाने वाली ये एक योजना है जो कि विभिन्न तरीके से अगर देखें तो परिवार के आकार को नियंत्रित करती है और बहुत अधिक बढ़ने से उसको रोकती है। परिवार नियोजन का महत्व समझे तो सबसे पहले परिवार नियोजन में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि महिला अगर स्वयं कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, तो वो परिवार नियोजन के तरीके अपना सकती है और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकती हैं और कुपोषित बच्चे को जन्म देने से बचा जा सकता है। दूसरा, अगर कई बार बच्चों के जन्म दर में गैप रखा जाता है तो ऐसे में जो बच्चा कम से कम 3 वर्ष के अंतराल रखने से माता जो है अपने बच्चे को पूर्ण रूप से स्नेह प्यार जो उसको आवश्यकता है वो सारे दे सकती है, और ऐसे में बच्चे में कई तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छे विकास होता है और बच्चा जो है वो तंदुरुस्त संतुलित संतुष्ट दिखाई देता है। साथ में बच्चे के पोषण संबंधी ध्यान रखा जा सकता है जिससे बच्चे को अच्छा पोषण मिल सके, उसकी देखरेख हो सके और ऐसा बच्चा जो है एक स्वस्थ नागरिक के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो सामाजिक दृष्टि से परिवार नियोजन अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। जब परिवार नियोजित होता है
यानी परिवार का आकार अगर सीमित है तो ऐसी स्थिति में परिवार संतुष्ट रहता है, समृद्ध रहता है और परिवार में कई तरह की जैसे कि फैसिलिटी देखी जा सकती हैं। परिवार का एक स्टैंडर्ड देखा जा सकता है जिसमें बच्चों के मनोरंजन के साधन, शिक्षा के साधन, उनके वस्त्र, खान पान आदि चीज़ों पर जो है पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा सकता है और बच्चे की जो देख रेख है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जब परिवार नियोजन नहीं रखा जाए और 1 से 2 से अधिक बच्चे हो और कमाने वाले कम हो या फिर नहीं हो पाता है बच्चों की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं डकैती, चोरी, मारपीट वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो परिवार नियोजन एक ऐसा तरीका है जो कि अगर देखें तो बच्चों को गलत राह पर चलने से भी रोकता है और बच्चे की जो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो माता पिता के माध्यम से हो जाती है। क्योंकि अगर एक ही बच्चा है तो उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी माता पिता अपनी कम आय में भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर कम आय में भी अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो सभी की मांग पूरी नहीं हो पाती है और ऐसी स्थिति में बच्चों में मतभेद भी हो जाते हैं या बच्चों में कई तरह के कमी होने की वजह से चीज़ों की उनमें कई बार जैसे क्रोध वगैरह इस तरह के लक्षण भी बार बार देखे जा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो परिवार नियोजन से आर्थिक दृष्टिकोण से भी परिवार जो है समृद्ध रहता है क्योंकि माता पिता या दंपति जब तक चाहे अपने बच्चे के जन्म पर रोक लगा सकते हैं और जब वो खुद अच्छे तरीके से अपना नौकरी पेशा हो या धन जमा कर पाए तो ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं और उस बच्चे का पालन पोषण भी वो अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहे तो नव दंपति दोनों ही अपने बच्चों के लिए कई तरह के क्लासेस चला सकते हैं जिसमें हॉबी क्लास में बच्चे को भेजा जा सकता है, ट्यूशन्स लगाए जा सकते हैं, डांस क्लासेस बच्चे के लिए लगाए जा सकते हैं। बच्चे को जो फैसिलिटी चाहिए वो सारी जो अपने दंपति हैं वो अच्छे से बच्चे को दे सकते हैं। और ऐसी स्थिति से अगर देखा जाए तो जो परिवार का स्टैंडर्ड है या आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो जाते हैं। फिर आता है मृत्यु दर पर प्रभाव। परिवार नियोजन एक ऐसा कारक है जो कि निरंतर रूप से बढ़ रही मातृ और शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है क्योंकि बार बार गर्भ धारण करने से महिला का स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है और ऐसी स्थिति में मृत्यु दर जो है महिला की निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है और अगर शिशु स्वयं कमज़ोर है तो उसकी भी जन्म के पश्चात मृत्यु हो सकती है या संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर परिवार नियोजन के तरीके अपनाए जाए तो एक माता अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकती है, बच्चे के स्वास्थ्य को भी उत्तम बना सकती है क्योंकि परिवार नियोजन के माध्यम से वो बच्चे के जन्म दर में देखा जाए तो अंतराल रख सकती है और अंतराल के माध्यम से वो अपना स्वयं का स्वास्थ्य उत्तम बनाएगी, तब जाके जब दूसरा बच्चे का जन्म हो तो आसानी से हो और उस बच्चे का स्वास्थ्य भी उत्तम बनाया जा सके। दूसरा, अगर परिवार नियोजन के तरीके अपनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में माता और शिशु दोनों की जो मृत्यु दर बढ़ रही है उन पर रोक लगाई जा सकती है और उनको कम किया जा सकता है। परिवार नियोजन किस प्रकार किया जाए, इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं या किस तरह की विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहला अगर देखें तो गर्भ निरोधी विधियों के प्रकार हैं जैसे कि परिवार नियोजन की जो विधियां है 2 तरह की हैं। सबसे पहला आता है अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियों को हम जैसे टेम्पररी भी कहा जा सकता है जो कि कुछ समय के लिए काम में ली जाने वाली होती हैं। दूसरा होता है स्थायी विधि। स्थायी विधियाँ अगर देखें तो परमानेंट विधियाँ हैं जो कि एक बार अपनाए जाने के बाद में बच्चे की जन्म दर पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। अस्थायी विधियों में भी कई तरह के प्रकार है जिसमें सबसे पहला आता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में अगर देखें तो सबसे पहला है सुरक्षित अवधि पद्धति। सुरक्षित अवधि पद्धति से मतलब है कि लंबे समय तक इसको कैलेंडर विधि भी कहा जा सकता है। इसको अगर समझे तो इसमें प्रत्येक माह में स्त्री के गर्भाशय में अगर देखा जाए तो गर्भाशय में एक अंडाणु का विकास होता है जो कि मासिक धर्म के माध्यम से हर 28 दिन के बाद में
6 से 7 दिन में महिला के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उस अवधि में अगर मासिक धर्म के बाद 12 से 16 दिन में गर्भाशय के बाहर निकलता है ये, जिसे अंडशरण या फिर जिसे ओवुलेशन भी कहा जाता है, और इस अंडाणु का मिलन अगर पुरुष के शुक्राणु से हो जाता है तो शुक्राणु अंडाणु को विभेदित कर देता है, और ऐसी स्थिति में बच्चे का जो है गर्भ ठहर जाता है, बच्चे का जन्म होना संभव होता है। तो अंडशरण के यानी कि मासिक स्राव के 10 दिन से 20 दिन तक अगर जैसे कि असुरक्षित अवधि पद्धति को अपनाया जाए इस पद्धति को, और जैसे दंपति का सहवास वगैरह ना अपनाया जाए, तो ऐसे में बच्चे के जन्म पर रोक लगाई जा सकती है। महिला के मासिक धर्म की गणना कर सुरक्षित अवधि का हिसाब लगाया जाता है। जब मासिक धर्म कम दिनों का हो तो उसे 18 दिन तक घटा देने चाहिए, और जब मासिक धर्म अधिक दिन का हो तो उसे 10 दिन तक जो है घटा देने चाहिए। 18 दिन से प्रथम असुरक्षित दिन तथा 10 दिन से घटाने से अंतिम असुरक्षित दिन जो होते हैं उनका प्रकार, अगर इस किसी स्त्री का मासिक धर्म स्राव जो है 26 से 31 दिनों का होता है, तो ऐसी स्थिति में 8वें दिन से लेकर 21वें दिन तक लैंगिक सहवास नहीं करना चाहिए, और इस तरह से जैसे बच्चे के जन्म पर रोक लगाई जा सकती है। कैलेंडर विधि के अगर लाभ देखें तो इस विधि के प्रयोग के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, चिकित्सकीय देखभाल या जांच की आवश्यकता नहीं होती है, लैंगिक संभोग करते समय आनंद में बाधा भी नहीं आती है, और उस पर कोई भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कुछ हानियाँ भी हैं। हानियों का जैसे कि देखा जाए तो महिला का मासिक चक्र हमेशा नियमित नहीं रहता है, यानी कि मासिक चक्र का समय परिवर्तित हो सकता है। कई महिलाओं की असुरक्षित अवधि के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के ज्ञान की कमी की वजह से भी गर्भ ठहर सकता है। यह विधि शिक्षित और जिम्मेदार दंपति के द्वारा ही अपनाई जा सकती है। दंपति की आपसी समझ, उनका विश्वास और सहयोग के आधार पर ही इस विधि को अपनाया जा सकता है। कभी कभी सुरक्षित अवधि में संभोग करने से भी स्त्री गर्भवती हो सकती है, और लगभग प्रति माह 12 से 15 दिन तक का लैंगिक संभोग नहीं किया जा सकता है इसमें। तो ये सारे जो इसके कुछ अगर देखा जाए तो जैसे कि हानियां हैं जो कि इसमें देखी जा सकती है। दूसरी जो विधि है वो है संभोग अंतर्बाधा। इसे विड्रॉवल मेथड भी कहते हैं। इस विधि में काफ़ी पुरानी और प्रचलित विधि भी कहा गया है इस विधि को। इस विधि का उपयोग पुरुष के द्वारा किया जाता है, और इस विधि में अगर देखें तो लैंगिक संभोग करते समय जो वीर्य का स्खलन है वो महिला के शरीर में ना जाने देकर उसको पहले ही जो है पुरुष के माध्यम से पुरुष अपने शरीर से बाहर की ओर उत्सर्जित कर दे, तो ऐसी स्थिति में भी गर्भधारण नहीं होता है और उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इस विधि के जो लाभ हैं, इसमें कोई भी खर्च नहीं होता है। इस विधि किसी भी समय इसको अपनाया जा सकता है, और इसमें किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है। हानि, इस पुरुष द्वारा अधिक उत्प्रेरण या नियंत्रण की आवश्यकता रहती है। इसमें कई दंपतियों द्वारा संभोग में पूर्ण आनंद उठाने की में बाधा की अनुपत्ति भी हो सकती है। कुछ दंपतियों में जैसे मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये भी इसकी एक हानि है। और कई बार अगर जैसे कि ध्यान ना रखा जाए तो जैसे कि शुक्राणु जो है वो माता के शरीर में चले जाए, तो ऐसी स्थिति में भी गर्भधारण हो सकता है। अगली जो विधि है वो है बेसल बॉडी तापक्रम। बेसल बॉडी तापक्रम विधि में इस विधि में स्त्री के शारीरिक तापमान पर निर्भर करता है। अंडशरण की अगर देखा जाए तो 24 से 72 घंटे के पश्चात स्त्री के शरीर का जो तापमान है वो 0.5 से 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, और ऐसा अंडशरण के पश्चात जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके स्रावन के कारण से ये सारा होता है। और जो इस विधि को प्रयोग में लेना है उसे प्रतिदिन प्रातः बिस्तर से उठकर शरीर का जो तापमान है उसको बना लेना चाहिए, तापक्रम जो है लेना चाहिए। जब शरीर के तापक्रम में प्रतिदिन की अपेक्षा वृद्धि होगी तो वो सहवास वगैरह की विधि नहीं अपनानी चाहिए, तो इस तरीके से वो चाहे तो गर्भधारण पर रोक लगा सकती है। दूसरा It's 12:05.
आदि से तापकरण। It's 12:05. वह स्त्री जो इस विधि को अपनाकर परिवार नियोजन करना चाहती है, उसे सर्विकल डिस्चार्ज डिक्टेशन विधि का ज्ञान होना देखा बहुत ज़्यादा जरूरी। It's 12:06. निवास के बाद स्त्री को अपनी योनि या नमक है या साबुन मिला हो उसके माध्यम से धो देना चाहिए, जिससे कि वजह से गर्भ निरोधक में ये एक तरीके से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से उस पर रोक लगाई जा सकती है और उसमें कम व्यवहार में लाई, वैसे ये विधि अगर देखा जाए तो कम व्यवहार में लाई जाती है क्योंकि इसमें असफलताएं। It's 12:09. तक दुग्धपान कराती हैं, तो दुग्धपान कराने की वजह से उन महिलाओं में लंबे समय तक गर्भधारण। It's 12:09. It's 12:19. वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। इनकी कुछ अगर हानियां हैं, कई बार प्रॉपर्टी जो है स्वतः ही बाहर निकल आ जाती है। इसे लगाते समय निकालते समय दर्द भी होता है। कुछ महिलाओं में इसके प्रयोग से दर्द, रक्तस्राव, गर्भाशय ऐंठन, मासिक धर्म अनियंत्रित होना, पेड़ों में ऐंठन होना, अधिक रक्तस्राव आदि की शिकायतें भी हो सकती हैं। कॉपर टी जो है कम से कम सिर्फ 3 वर्ष में ही अवश्य जो है बदल लेनी जरूरी होती है, अन्यथा यह संक्रमण उत्पन्न कर देती हैं। गर्भाशय में इसकी वजह से कई बार सूजन आ सकती है अथवा गर्भाशय में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। फिर अगली जो विधि है वो है रासायनिक गर्भ निरोध। रासायनिक गर्भ निरोध का मतलब है कि कुछ रासायनिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, चाहे वो गोली हो, पाउडर हो या इस तरीके से, तो उनको जो है गर्भ में शुक्राणु अंडाणु को मिलने से रोका जा सकता है। सबसे पहला इसमें आता है जागदार गोलियां। झागदार गोलियों का प्रयोग स्त्री के द्वारा किया जाता है। संभोग से 5 से 10 मिनट पूर्व झागदार गोलियों को पानी में भिगोकर सीधे योनि के भीतर डाल दिया जाता है। शारीरिक मोटा सा झाग बनाती हैं। यही जो झाग है संभोग के समय शुक्राणु को मार डालते हैं और उनको अंदर प्रवेश से रोकते हैं। तो ये भी एक तरह का साधन है जो। अगला है जागदार गोलियां। जागदार गोलियों का मतलब है कि ये गोलियां भी स्त्री के द्वारा प्रयोग में ली जाती हैं, जो ये भी एक गर्भ निरोध का कार्य करती हैं। इसमें महिलाओं को ये गोलियां लेकर 5 से 10 मिनट पूर्व, संबंध बनाने से पूर्व या संभोग से पूर्व अगर देखा जाए तो पानी में भिगोकर रखना चाहिए। उसके पश्चात जो ये गोलियां हैं उन गोलियों को अपने योनि के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि कुछ समय पश्चात ये जो गोलियां हैं वो महिला के शरीर के तापक्रम के अनुसार स्वयं पिघलना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर झागनुमा एक संरचना को उत्पन्न कर देती हैं। यही झाग जो है संभोग के समय जब महिला शरीर में शुक्राणु पहुँचते हैं या योनि के अंदर शुक्राणु पहुँचते हैं तो ये शुक्राणु उन झाग के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि शुक्राणुओं को पूरी तरीके से ये झागदार गोलियां नष्ट कर देती हैं, मार देती हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु जो है महिला के गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है।
इसके कुछ लाभ है, जैसे इसे प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, कोई भी महिला इसको आसानी से प्रयोग में ले सकती है, आनंद में किसी तरह की कोई बाधा नहीं रहती है, इसका प्रयोग सह प्रभाव नहीं दिखाई देते, यानी कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमको हमारे बॉडी पर दिखाई नहीं देते हैं। महिला केवल इससे एक दिन में एक ही बार जो है संभोग की क्रिया कर सकती है या सिर्फ इसका एक ही बार प्रयोग कर सकती है। कम व्यय साध्य होती है, यानी कि इनमें जो खर्चा है बहुत कम रहता है। चिकित्सकीय देखभाल या जांच की आवश्यकताएं इनमें नहीं रहती हैं। इनके कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि इसको विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार इसमें शुक्राणु जो है पूरी तरीके से नष्ट ना हो तो वो गर्भाशय में पहुंच जाते हैं और गर्भधारण की संभावना हो सकती है। उसके अलावा आता है इसमें जैसे महिला में इसके सह प्रभाव कुछ एक देखे गए हैं कुछ महिलाओं में, जिसमें खुजली होना, जलन होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की जो संभावनाएं वो देखी जा सकती हैं। संभोग से पूर्व 5 से 10 मिनट इसको योनि में रखना आवश्यक होता है। अगर नहीं रखा जाए या कम समय के लिए रखा जाए तो ऐसी स्थिति में ये एक महिला के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसमें कि इसका रिजल्ट सही प्रकार से नहीं आए। इन गोलियों का भंडारण भी अच्छे तरीके से करना होता है। अगर इनका भंडारण अच्छे तरीके से ना किया जाए तो ये गोलियां खराब हो जाती है और इसका कोई भी रिजल्ट जो है वो सही प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। अगला है क्रीम एवं जेली। क्रीम एवं जेली इसका प्रयोग भी, यह भी एक रासायनिक अवरोधक है। इसका प्रयोग भी महिला के द्वारा ही किया जाता है। क्रीम एवं जेली को महिला योनि के भीतर एप्लीकेटर की सहायता से लगा देती है। यह लगाने का समय संभोग से पूर्व 5 से 10 मिनट का होता है। अब ये जो जेली है वो शरीर के तापक्रम के अनुसार, जो महिला के शरीर का तापमान है उसके अनुसार स्वयं जो है ये पिघलना शुरू हो जाती है और पिघलकर वहाँ पर एक पतली तह का निर्माण करती हैं। और यही जो पतली तह है या रासायनिक अवरोधक होने के कारण जो शुक्राणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आगे जो है गर्भाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो एरोसोल फोम का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसे लगाना बहुत ज़्यादा सरल होता है, सुरक्षित रहता है और ये काफ़ी प्रभावी शुक्राणु नाशक भी कहा गया है, जो कि शुक्राणुओं का नाश करता है। इसके कुछ लाभ है, जिसमें चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, प्रयोग करना सरल है, कम खर्चीली है और लैंगिक सहवास में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती है। इसमें कुछ हानियां भी रहती हैं, तो हानियों में इसको ज़्यादा विश्वसनीय नहीं कहा गया है, क्योंकि कई बार शुक्राणु जो हैं वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं और नष्ट ना होने की वजह से यह जो है शरीर में प्रवेश कर गर्भ निरोध की क्रिया को शुरू कर देते हैं। इसका प्रयोग निरोध अथवा डायफ्राम के साथ नहीं किया जा सकता वापस। अगर कम मात्रा में क्रीम या जेली का उपयोग किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है वो सही प्रकार से नहीं मिलता है। इसके प्रयोग से स्त्री के स्वास्थ्य पर साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जिसमें खुजली, जलन, चिड़चिड़ापन वगैरह, योनि में कई तरह के जो रैशेज वगैरह की समस्या भी देखी जा सकती है। उचित भंडारण न होने पर इसका भी कोई भी प्रभावी जो है असरदार जो प्रभाव नहीं मिलता है, यानी कि इसका सही प्रकार से भंडारण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी विधि है घुलनशील गोलियाँ। घुलनशील गोलियाँ ये भी जो देखा जाए तो शुक्राणुनाशक होती हैं। इन गोलियों का उपयोग स्त्री के द्वारा संभोग से 5 मिनट पूर्व किया जाता है, जिसे इन गोलियों को अपनी योनि के भीतर डालना होता है, जिसमें जो ये गोलियां है महिला के शरीर के तापक्रम के अनुकूल स्वयं पिघल जाती है और पिघलकर वहाँ पर एक आवरण बना देती हैं, जो कि गर्भाशय के मुंह पर एक पतला सा आवरण बनाते हैं, जो कि शिश्न से निकलने वाले शुक्राणु को अंदर प्रवेश से रोकते हैं और या फिर ये जो गोल है गर्भाशय में नहीं जाने देता है उसको, वीर्य को। और अगर इस विधि को देखा जाए तो काफ़ी प्रभावी भी है। इसका प्रभाव यांत्रिकीय गर्भ निरोध के प्रयोग की ओर अधिक बढ़ जाता है। ये विधि जो है अधिक प्रभावी होने के कारण इसका उपयोग भी ज़्यादा किया जा रहा है। तीसरी जो फोर्थ जो विधि है इसके बाद में वो आती है, जिसको हार्मोनल गर्भ निरोधक भी कहा जा सकता है।
हार्मोनल गर्भ निरोधक कुछ जैसे गोलियां हार्मोन्स की बनी होती हैं। यह साधन भी अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रभावशाली साधन कहा गया है इसको। इसका प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है और इसको जन्म दर को रोकने में ये बहुत ज़्यादा सहयोग देता है। पिनक्स एट ऑल और उसने 1955 में सबसे पहले ये रिपोर्ट दी थी कि प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉयड जो है उसका उपयोग किया जाए तो अंडशरण और ओव्यूलेशन की जो क्रिया है वो कम कर देता है। इसलिए हार्मोन का उपयोग कई प्रकार से करके गोलियां तैयार की जाती हैं, जिससे महिला इनको मुख के द्वारा ग्रहण करती हैं। इसको ओरल पिल्स भी कहा जा सकता है। ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रयोग से बनाई जाती हैं और ये गोलियां अगर देखा जाए तो उन दंपतियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है जिनकी उम्र 30 वर्ष या नवविवाहित है, या इनका जो सेवन है मुंह से सेवन करना होता है, जो कि एक महिला के द्वारा किया जाता है। इसका नियमित रूप से सेवन किया जाना चाहिए 100%, तभी इसका प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। गर्भधारण को रोकती है। अगर इनको देखा जाए तो ये जो गोलियां है 2 तरह की पाई जाती है, माला डी और माला एन के रूप में, जिनका उपयोग प्रतिदिन करने पर ही इसका जो रिजल्ट है वो मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो गोलियां है परिवार कल्याण केंद्रों पर और जैसे आंगनवाड़ी के माध्यम से, सरकारी हॉस्पिटलों के माध्यम से, प्राथमिक जो चिकित्सा शिविर उनके माध्यम से निःशुल्क जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है, जिनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा अस्थायी विधियों के बारे में कि किस तरीके से गर्भ निरोधक का कार्य करती है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।